हेलो जय हिंद एवरीबॉडी। तो भाई आज शुरू करते हैं नई सीरीज़, नया सब्जेक्ट, नया आगाज़। डैट इज़ फिजिक्स का। फिजिक्स में दो बातें हैं। एनडीए में जो लेवल है फिजिक्स का काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली सीडीएस के। सीडीएस में सवाल आ रहे होगे तो आप बेसिक से भी कर ले जाओगे, लेकिन एनडीए में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है न्यूमेरिकल के साइड में। और अगर लेवल की बात करूँ तो कई लोग तो बोलते हैं भाई ये लेवल आपका जो है वो एनडीए वाला है। एक मिनट। कई लोग बोलते हैं ये आपको जो लेवल है ना, ये 9th 10th का लेवल है। बट आई वुड से कि लेवल थोड़ा सा 11th 12th को भी टच कर लेता है। तो उसके हिसाब से फिजिक्स करेंगे आप लोग। दूसरी बात ये देखो, नोट्स वगैरह मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन हाथों से बनाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम वो सारे सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं जो अक्सर सवालों में पूछे जाते हैं। तो ये भी एक सीरीज़ ही है, आपको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करो, नहीं करना तो भाई जाओ, आपकी मर्जी। तो भाई शुरू करते हैं सीरीज़ को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स के अंदर वो होने वाला है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन आपका बेसिक टॉपिक होता है, जो एक्चुअल में होता तो कक्षा 11वीं में है। और कई लोग बोलते हैं कि 9th और 10th की फिजिक्स करने के बाद आप चीज़ों को कर ले जाओगे, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन अक्सर आती है तो आपको समझ के चलना है। उसमें दो बात है भाई, यूनिट्स और डायमेंशंस। यूनिट्स क्या होती है भाई? यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स आपकी वो होती है मेज़र करने की क्वांटिटी, बोलते हैं यूनिट्स। यूनिट से पहले मैं आपको छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताना चाहूँगा। वो होती है पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो अगर मैंने बोला भाई मुझे बताओ 2 पाई में कितने हो गए, तो आप बोलोगे भाई 180 गुणा दो 360 हो गए। मैं बोलूँ भाई 3 पाई में कितने हो गए, आप बोलोगे 180 गुणा 3 भाई 540 हो गए। 540 डिग्री 3 रेडियन में। मैं बोलूँ भाई पाई/2 में बता कितने हो गए, तो पाई में कितना, एक तो पाई में कितना होता है 180। 180 बटा दो कितना बड़ा, 90 डिग्री। तो पाई डिग्री का, पाई रेडियन का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। सिमिलरली एक रेडियन में कितने हो जाएंगे, पाई बटा 180। एक डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। ऐसे ही एक रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा पाई। वही बात है, अगर मैं 90 डिग्री पूछूंगा तो आप कितना बताओगे, पाई/2 रेडियन। और पाई डिग्री पूछूंगा तो कितना बताओगे, 180 डिग्री। ठीक है। तो भाई छोटी सी एक कैलकुलेशन सी है, थोड़ी बहुत है कैलकुलेशन। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी डिटेल, बट हियर थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस। अगला हमारा टॉपिक है डाटा यूनिट के बारे में पढ़ना। अब पढ़ते हैं भाई यूनिट के बारे में। यूनिट आपकी बेसिकली दो तरीके की आपकी होती है। एक होती है बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। एक होती है आपकी डिराइव यूनिट। सबसे पहले बात करूँ भाई फंडामेंटल यूनिट की, तो फंडामेंटल यूनिट में आपकी पहली यूनिट जो होती है वो होती है मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। मास को एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम के सिंबल होता है केजी। लेंथ की यूनिट होती है एल, मीटर से इसकी एसआई यूनिट। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर डिनोट करते हैं आई से। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन डिनोट करते हैं टी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट मोल डिनोट करते हैं एन से। लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट कैंडेला डिनोट करते हैं एलवी से। ये रही आपकी फंडामेंटल यूनिट, जिसके बेसिस पे हम लोग डिराइव यूनिट को डिराइव करते हैं। तो डिराइव यूनिट में लिखा हुआ है कि भाई डिराइव कर रही यूनिट, तो डिराइव यूनिट को हम लोग डिराइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट से। भाई फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई स्पीड बता, स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट कितनी होगी, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हमारी यूनिट होगी भाई स्पीड की। अगला फॉर एग्जांपल हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम की क्या होती है, पी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। मास इनटू वेलोसिटी हमारी मोमेंटम की यूनिट होती है। मास को डिनोट किया एम से, वेलोसिटी को डिनोट करा वी से, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये रही आपकी बेसिक यूनिट, ये रही आपकी डिराइव यूनिट। अब देखते हैं भाई डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन को डिनोट करने का छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास, छोटा सा तरीका हमारे पास होता है, एम, एल, टी और ए बी सी लगा दूं, ए बी सी डी। अब एम का मतलब क्या होता है, मास। एल का मतलब क्या होता है, लेंथ। टी का मतलब क्या होता है भाई, टाइम। और ए का मतलब क्या होता है भाई, करंट। एबीसी पता है क्या है, एबीसी इसकी एक्सपोनेंट है, इनकी पावर है। पावर डिपेंड करता है कितनी यूनिट आई हुई है। मैं आपको पावर लगा के दिखाता हूँ एक दो में। लेकिन एम, एल, टी और ए के हिसाब से हम लोग बेसिक यूनिट को डिराइव करते हैं, इसकी डायमेंशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फॉर्मूला दूँ, भाई मुझे बताओ स्पीड, या मुझे स्पीड छोड़ना, मुझे एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन होती है भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन आगे पढ़ोगे। ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की यूनिट कितनी होती है, पहले एम एल टी कर लें, एम
एल टी। जनरली एम एल टी में हमारा काम निपट जाता है, ई के लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं एम एल टी की बात करूँगा भाई, तो भाई मुझे बताओ इसमें मास कुछ है? नहीं भाई, इसमें तो मीटर है और इसमें तो लेंथ है और उसमें तो टाइम है, तो मास की तो जीरो हो जाएगी। एम क्या होता है यहाँ पर? मीटर होता है, यानी कि लेंथ। लेंथ कितनी बार है? एक बार है, तो पावर एक। टाइम यानी सेकंड कितनी बार है? दो बार है, लेकिन डिवाइड में है। तो अगर मैं डिवाइड वाली चीज़ को ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी। तो टी, टी मतलब टाइम। टाइम कितना? सेकंड। सेकंड माइनस दो, क्योंकि पावर ऊपर ले गया तो माइनस में हो गई। तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन, और मैं सोच सकता हूँ एल टी माइनस टू। ये आपकी इसकी यूनिट है एक्सेलरेशन की। ऐसे करके आप कोई भी यूनिट निकाल सकते हो, कोई भी डायमेंशन आप बेसिकली निकाल सकते हो यूजिंग एम एल टी। वही मैंने आपको बताया कि भाई एम एल टी क्या होता है? मास, एल से बना लेंथ, एम से बना मास, टी से बना टाइम, ए से बना करंट। एम एल टी ए करके आप यूनिट निकाल सकते हो। पावर वैसे डालना जैसे आपको फॉर्मूले में गिवन होगी। अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में है, कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में नीचे है, तो जब भी आप उसे डालोगे ना डायमेंशन के अंदर, तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, और माइनस में जाके उतनी बार ही पावर वहाँ पर दिखाई देगी। अगला हमारे इसमें कॉन्सेप्ट आता है भाई रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है किसी भी चीज़ की, तो आप उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बता दो, और पानी में डालने के बाद आप पानी की डेंसिटी बताओ 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो यू विल एबल टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डब्बा है, पानी में डाल दिया। इसे पानी में डालने के बाद सबसे पहली चीज़, पानी में डालने के बाद इस डब्बे की डेंसिटी कितनी है उसे डालो ऊपर, अपोन पानी में डालने के बाद पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी पे कितनी डेंसिटी उसकी हो रही है वो डाल दो आप नीचे। यू विल एबल टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। ये कॉन्सेप्ट आगे जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वहाँ भी हम यूज़ करेंगे। पहले समझो क्या होती है आपका रिलेटिव डेंसिटी। 4 डिग्री सेल्सियस वाटर है द मैक्सिमम डेंसिटी, आई टोल्ड यू। रिलेटिव डेंसिटी अपने आप में यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस होती है। ऐसा क्यों? अरे भाई, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो आपस में तो कट गई ना, तो बन गई आपकी यूनिट लेस। अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कैसे हो जाएगी? क्लियर? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस कोई भी आपके पास क्वांटिटी है, उस डायमेंशन लेस क्वांटिटी में एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। पहली बात तो आपको रिलेटिव डेंसिटी दिख गया। दूसरा एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आगे जब लाइट चैप्टर आता है तो मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिलहाल आप समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा बहुत आपने पढ़ी रखा है ना, एंड में 10th में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू से हम लोग से डिनोट करते हैं। म्यू से डिनोट करता है इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ भी स्पीड, यहाँ भी स्पीड आपस में कट गया तो बन गई यूनिटलेस। यूनिटलेस बनेगी तो अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कैसे हो जाएगी? तो अगर यूनिटलेस है तो बन जाएगी डायमेंशनलेस एज वेल। तो स्पीड कट गई, स्पीड कट गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया डायमेंशनलेस। एक और आपकी इसमें यूनिट आती है स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन। नहीं पढ़ी होगी आपने, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप इसे अभी याद रखो एज इन्फॉर्मेशन, आगे जब आएगी तो हम देख लेंगे। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन। जब भी आपकी किसी भी चीज़ में डायमेंशन में चेंज आएगा और ओरिजिनली उसकी जो डायमेंशन थी, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट स्ट्रेन। अब ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन कट जाएगी, कटने के बाद बन गई यूनिटलेस, फिर बन जाएगी यूनिटलेस होने के बाद डायमेंशनलेस। तो पहले बनेगी यूनिटलेस, उसके बाद बनेगी डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी आपकी है डायमेंशनलेस यूनिट। यूनिटलेस, अब ये बहुत गहरी बात है, यूनिटलेस कैन बी डायमेंशनलेस बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। देखो दो बात है, कोई भी यूनिट अगर वो चीज़ यूनिटलेस है तो वो डायमेंशन लेस हो सकती है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ डायमेंशन लेस है तो भाई वो यूनिट लेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत गहरी बात है, और इतनी गहरी बात है कि आप ज़्यादा दिमाग न लगाओ, आप इसे डायरेक्ट याद रखो कि यूनिट लेस कैन बी डायमेंशन लेस। यूनिट लेस कोई भी क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस हो सकती है, लेकिन डायमेंशन लेस यूनिट लेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, ओके। अगला हमारा है, देखो यूनिट निकालने के, आपके किसी भी की चीज़ की यूनिट निकालने के आपके पास मल्टीपल तरीके होते हैं। एसआई यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, एमकेएस यूनिट होता है, एफपीएस यूनिट होता है। पहले एफपीएस देखते हो क्या होता है। एफपीएस है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। एमकेएस है मीटर किलो सेकंड। क्या बोला भाई मैंने? मीटर किलो सेकंड, ये आपकी एमकेएस यूनिट है। और एसआई यूनिट, सुनो मेरी बात,
MKS यूनिट को हम लोग SI यूनिट बोलते हैं, और SI यूनिट आपकी किसी भी चीज़ की फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है। तो MKS आपकी मीटर किलो सेकंड, SI यूनिट आपकी मतलब ये आपकी SI यूनिट होती है, और SI यूनिट आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है। तीसरा आपकी भाई यूनिट होती है CGS यूनिट। सी से बना सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड। तो FPS फुट पाउंड सेकंड, MKS मीटर किलो सेकंड, MKS को SI यूनिट बोलते हैं, CGS बना CGS सेकंड। अब अगला फॉर्मूला है भाई डेंसिटी का। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास केजी में आप डिनोट करते हो, वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में डिनोट करते हो, तो केजी पर मीटर क्यूब आपकी बन गई इसकी डेंसिटी की यूनिट, ठीक है भाई, ये होगी बात। खाली अगला अब क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी जो आपकी क्वांटिटी होती है वो कितने तरीके की आपकी होती है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दो तरह की आपकी होती है। एक और होती है बेसिकली। तो पहले मैं क्वांटिटी के बारे में बात करता हूँ। कोई भी चीज़ क्वांटिटी है तो या तो वो चीज़ आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर कोई भी चीज़ आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो उसके मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड मतलब वो नंबर्स तो होगा उसका, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन होगी ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस भाई 10 किलोमीटर। अब डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, क्या 10 किलोमीटर ईस्ट है वेस्ट है ये नहीं होता है डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। टाइम है, मास हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, सब आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। आसान सवाल बनता है इसका कि वो पूछेगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो बता दियो भाई कौन सी होती है स्केलर क्वांटिटी यार, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। अगली आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, फोर्स हो गया, मूवमेंट हो गया, ये आपकी सारी वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी की सारी बातें आप आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ोगे। एक्चुअली टॉपिक ना बहुत सारे टॉपिक का कल्बिनेशन होता है, पूरी फिजिक्स का कल्बिनेशन है टॉपिक। तो कुछ टॉपिक अगर आपने अभी नहीं पढ़े तो आप आगे पढ़ोगे, तो उस चीज़ के बारे में टेंशन मत लो। अभी बस ये एज अ फैक्चुअल पार्ट है, आपको एज इट याद रखना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मूवमेंट हो गया, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, उसके ऊपर ही एरो लगा दिया। फॉर एग्जांपल ये एस है, एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, मैंने उसके ऊपर एरो लगा दिया। एक्सेलरेशन के ऊपर एरो लगा दिया, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दिया, फोर्स के ऊपर एरो लगा दिया, मोमेंट के ऊपर एरो लगा दिया, टॉर्क यानी कि टॉर्क एक तरह का फोर्स होता है, इसके ऊपर एरो लगा दिया। ये सारे आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में एक छोटी सी बात होती है वेक्टर, ठीक है। अब मतलब वेक्टर निकालना क्या होता है? एक चीज़ होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने में ये ए कैप बोलता है, ए कैप। ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। इसे निकालने में आपको जो ए वेक्टर होता है वो डिवाइड बाई आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, तब बनता है आपका यूनिट वेक्टर। इसे बोलते हैं भाई यूनिट वेक्टर। क्लियर होगी बात? जब भी कोई भी वेक्टर में, जब भी जो, ठीक है, जब भी किसी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, कोई आपसे बोले तो आपको कैसे निकालना है? तो आपको निकालना वो वेक्टर जो भी है वो रख दो, अपोन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रख दो, तो आपका आ जाएगा यूनिट वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी निकालने के लिए आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? भाई कोई मेरा ये वेक्टर है, उसे मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो भाई अगर मैंने बोला ए मोड ए, तो क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। और ए कैप, ए कैप का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। तो इस तरीके से मैंने एक वेक्टर अपना रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर मेन बात पता है क्या है? यूनिट वेक्टर ही क्या आपका डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर ही आपकी डायरेक्शन होती है। और अगर आपको कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए वेक्टर को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे ए कैप इंटू मोड ए, ऐसा आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी वेक्टर है, देखो मैं कैसे लिखता हूँ। अगर मैंने वेक्टर लिखा ए आई कैप, बताओ क्या होता है आई कैप? बी जे कैप, सी के कैप। पहली बात तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है? भाई कोई भी वेक्टर की अपनी डायरेक्शन होती है, और अगर आपकी तीन डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब भी कोई जो आपका वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ होता है उसे बोलते हैं आई कैप, वाई में होता है उसे बोलते हैं जे कैप, और के में होता है उसे बोलते हैं के, जेड में होता है उसे बोलते हैं के कैप। तो आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन में, के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। फॉर एग्जाम्पल आप सभी के सामने लिखा हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो एक वेक्टर है जिसका एक्स की डायरेक्शन में ए मैग्नीट्यूड है, वाई की डायरेक्शन में बी मैग्नीट्यूड है, और जेड की डायरेक्शन में सी मैग्नीट्यूड है, और आई जे के कैप इसकी डायरेक्शन है। मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करूंगा?
इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करूंगा और जोड़ दूंगा और उसका अंडर रूट कर दूंगा। तो अगर मुझे इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या किया, मैंने कर दिया भाई इसके इंडिविजुअल, एक आई कैप की डायरेक्शन के, वाई कैप की डायरेक्शन के और जेड कैप की डायरेक्शन के मैंने वेक्टर उठाए, उनका स्क्वायर करा और करने के बाद जोड़ दिया और अंडर रूट कर दिया। क्या मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मोडे, मुझे मिल गया मोडे, मुझे मिल गया उसका मैग्नीट्यूड। कैसे मिला, एक्स वाई जेड कैप से। यही बात है, अगर मेरे पास कोई भी एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर है 2 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप है मेरे पास, दो मतलब क्या, दो मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैप, 5 मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कैप, 6 मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। अब मुझे निकालना है एक्स कैप, एक्स कैप, एक्स कैप मतलब क्या होता है भाई, एक्स कैप मैंने बताया था, जब भी आपको एक एक्स कैप निकालना है तो आप क्या करोगे, एक्स वेक्टर अपोन एक्स मोड। क्या मोड एक्स निकालना है, मैं आपको बता दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या एक्स वेक्टर आप सभी के सामने दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है ये रहा। तो एक्स वेक्टर डालो अपोन में मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके जोड़ दो, आपको आ जाएगा एक्स कैप निकल के। ऐसा वेक्टर की सॉल्यूशन करते हो वेक्टर का, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तीसरे में होती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन। देखो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने में आप सिंपल एडिशन नहीं ऐड करते, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने में अलग तरीका यूज होता है, उसे बोलते हैं एक ट्रायंगुलर मेथड होता है, रेक्टेंगुलर मेथड होता है। वो उतना मत पढ़ो आप, बस आप समझो कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का अपना अलग तरीका होता है। उसमें पता क्या होता है, उसमें एक्स कैप, उसमें जो एक्स एक्सिस की होता है, जो आई कैप है वो आई कैप से घटता है, जे कैप है वो जे कैप से बढ़ता घटता है, और के कैप जो है वो के कैप के साथ ही जुड़ता और घटता है। यानी कि तीनों इंडिविजुअली अलग अलग से साथ जुड़ते हैं और घटते हैं। ऐसे आपका एडिशन होता है। टेंसर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो जो वेक्टर एडिशन है उसे फॉलो नहीं करता। इसमें दो आपकी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल करंट है, टेम्परेचर है, ये आपकी टेंसर क्वांटिटी है, ये आपके वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। कुछ यूनिट है आपके, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये यूनिट बहुत सिंपल सी यूनिट है, न्यूमेरिकल में यूज होती है कुछ, और कुछ डायरेक्टली पूछी जाती है। एक लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर एक ऐसी यूनिट होती है जो कि डिस्टेंस को मेजर करती है, ठीक है। हमारे अर्थ से यूनिवर्स के डिस्टेंस को, लंबी डिस्टेंस को, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में 9.4 है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी आपकी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो कि लंबी डिस्टेंस को ही आपकी मेजर करती है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, तो लाइट ईयर मल्टीप्लाई बाय दिस आपका मीटर में आ जाएगा। सीजीएस यूनिट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द मास। अगर मैं बोलूँ सीजीएस यूनिट जो होती है ना, सीजीएस यूनिट ऑफ द इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द मास। मास की सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट आपकी सीजीएस यूनिट है। एक लाइट ईयर में आपकी 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। एक हेक्टेयर में आपका 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं। एक टन में आपका 1000 केजी होते हैं। अब कुछ यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये, एक तो पहली बात तो ये आपकी बार 11वीं ही केमिस्ट्री में है, ठीक है। दूसरी बात, ये यूनिट आपकी अक्सर सवालों में भी आती है, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी आती है, तो भाई यूनिट याद रखो। सबसे पहले एक फर्मी की बात करूंगा। एक फर्मी में 10 की पावर-15 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर-10 मीटर होते हैं। एक नैनोमीटर में 10 की पावर-9 मीटर होते हैं। एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर-6 मीटर होते हैं। यूनिट है, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, डायरेक्ट याद करो, छाप लो, ऐसे जब मैं पेपर दे रखा है ना ऐसे छाप दो। अब पढ़ते हैं भाई डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पार्ट ट्रैवल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट एक्चुअल पार्ट जो ट्रैवल कर रहा होता है टोटल मिला के, कुल मिला के, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। मेजर किस में करते हैं भाई, मीटर में, सेंटीमीटर में, या फिर हाँ मीटर में, सेंटीमीटर में। और इसकी डायमेंशन क्या होती है भाई, एल होती है। एम एल टी, एम एल टी जानते हो ना, तो एम एल टी में जो एल है वो है डिस्टेंस के लिए, ठीक है भाई, एल डिस्टेंस के लिए हो गया आपका। स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है, तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है, क्लियर। तो अगर मैंने बोला कोई भी चीज़ अगर यहाँ से यहाँ गई, उसके बाद यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, अगर यहाँ ये 2 मीटर गई, ये 3 मीटर गई, ये 4 मीटर गई, ये पाँच गई, उसके बाद 6 गई, उसके बाद 7 गई, उसके बाद 8 गई, उसके बाद 9, ये इतने इतने मीटर जा रही है, तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। इन सब को जोड़ के आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे, भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है। क्या ये डायरेक्शन से इससे फ़र्क पड़ता है, नहीं, डायरेक्शन से इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी टोटल स्केलर क्वांटिटी है, इससे फ़र्क पड़ता है इसके मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला आपका है भाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके।
डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है कि इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी, यहाँ से इनिशियल, ये रहा फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, बोला डिस्प्लेसमेंट भाई यार, ये इसे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखो फर्क क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस, ये इनिशियल है ये फाइनल है, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या होती है, ये जितना मैंने ट्रैवल कर दिया ना यहाँ से यहाँ तक, जितना मैंने ट्रैवल कर दिया, ये सारी आपकी डिस्टेंस है। क्लियर है, तो ये आपका फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और आपके लिए हमने इलस्ट्रेशन है। फॉर एग्जांपल ये आपको दिखाई दे रही है फिगर, इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में हो या रहा है भाई 3 मीटर हेरी 4 मीटर हेरी। अगर एक ऑब्जेक्ट ए से चला और सी पर आ गया तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 + 3 7। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इनिशियल रहा फाइनल रहा, इन दोनों की डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप लोग, पाइथागोरस लगाओ, 4 3 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 5 हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट, खत्म। ठीक है भाई, चलो लॉजिकली बात है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, देखो डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस होती है, तो पूरी टोटल दूरी होती है इतना जितनी हम लोग कवर करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होती है कम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई हमेशा याद रखना यार, देखो हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ अगर जा रही है, जाने के बाद वापस आ रही है, मतलब जा रही है वापस आ रही है आ रही है। अब मुझे बताओ इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, इसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करी ना पूरी टोटल मिला के, और डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई। नहीं समझेगा, यहाँ से निकली कोई चीज़ वापस यहाँ पर आ गई, ए पॉइंट से निकली वापस ए पॉइंट पर आ गई, तो इसने डिस्टेंस तो पूरा सर्कल ट्रैवल करे ना, और डिस्प्लेसमेंट इसकी जीरो है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही डिस्टेंस क्या तो बराबर होगी या फिर इक्वल होगी, या फिर छोटी होगी। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या फिर बड़ी होगी, सीधी बात है। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ साथ जाती है, और डायरेक्शन तो नेगेटिव भी हो सकती है ना भाई, नहीं हो सकती है नेगेटिव, हो सकती है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, समझे। डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। छोटी सी बात है, गहरी बात है, आसानी समझ में नहीं आई। ठीक है, अगला भाई आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है आपकी स्पीड की तरह की होती है, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। वेलोसिटी आपकी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। स्पीड क्या होती है ब्रो, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड में अगर मैं एक डायरेक्शन भी ऐड करता हूँ बन जाएगी वेलोसिटी, तो स्पीड में डायरेक्शन ऐड करते हुए बन जाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क क्या है, डिस्टेंस का, सॉरी डायरेक्शन का। तो अगर मैंने वेलोसिटी बताई पूछी तो आप क्या बोलोगे भाई, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये होता है इसकी क्या बोलते हैं फॉर्मूला। और अगर मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही पूछूंगा तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। क्लियर दोस्त, ठीक है। अगला आपका है कि ये होती है वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, आपकी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका होता है भाई, वेलोसिटी निकलते हैं दो तरीके से। सबसे पहली बात, अगर मैं पूछूं भाई वेलोसिटी आप निकाल सकते हो चेंज इन डिस्प्ले पे, चेंज को क्या बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है ना, डेल्टा होता है चेंज, डेल्टा होता है चेंज। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये सिंबल किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का, वेक्टर क्वांटिटी याद करो। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मैं पूछूं एक एक इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया मुझे कितनी इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, तो अगर मैं पूछूंगा पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप या तो यूज करोगे ये वाला, ये इसे भी डेल्टा बोलते हैं, या आप यूज करो डी एस बाई डी टी, डेट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैंने पूछा कि भाई नॉर्मली बता कि क्या आपकी वेलोसिटी, तो आप बोलोगे भाई फाइनल माइनस इनिशियल कर ले डिस्प्लेसमेंट को,
अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल कर ले टाइम को, तो आ जाएगी भाई नॉर्मल तेरी वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं पूछूं भाई इंस्टेंटेनियस बता, उस इंस्टेंट पे बता, उस पर्टिकुलर टाइम पे बता कितनी है, तो बोलोगे भाई डिफरेंशिएशन कर ले, डी एस बाई डी टी कर ले, डी एस अपॉन टी तो है ही है, डी एस बाई डी टी कर ले, डी एस बाई डी टी से आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करते ही आपकी आ जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई डिफरेंशिएशन करते कैसे है, बताऊंगा मैं आपको। फिर आप समझो कि जब वेलोसिटी आपकी जो होती है वो होती है एक तरह की आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। बिकॉज अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेलोसिटी के फॉर्मूले में आ रही है, तो भाई ये भी वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊँ क्या फ़र्क है। पहली बात तो ये है, जैसे मैंने डी एस बाई डी टी लिखा या मैंने डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखा, इसका क्या मतलब है, आज आज आप समझ लो बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे आगे कॉन्सेप्ट आएंगे तो आप पकड़ पाओगे। जब भी डेल्टा एस बाई डेल्टा, ये डेल्टा बाई डेल्टा होता है ना, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है जो यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है, जो यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है उसका स्लोप ही आंसर होता है। समझो, अगर मैं लिखा डेल्टा एस बाई डेल्टा थी, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि एस और टी ग्राफ, एस और टी का मैंने अगर ग्राफ बनाया है, उसकी स्लोप जो है वो आपकी बता रही है वेलोसिटी को। और स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है टेन थीटा, स्लोप होती है वाई बाई एक्स। कभी सीखा आपने ये चीज़ें, कभी सीखी आपने चीज़ें, सीखी होगी यार। अगर मैंने ये ग्राफ है आपका, शायद देखता हूँ ग्राफ हो गई, इसमें नहीं है, देखो अगर मेरा एक ग्राफ है, इस ग्राफ में मेरा ये एक ग्राफ है, मानने की बात है, वाई एक्सिस पे आपका मैंने लिया भाई एस है, और यहाँ मैंने ले लिया टी है। मैंने पूछा भाई डेल्टा एस बाई डेल्टा टी निकाल, तो आप क्या बोलोगे भाई एस बाई टी निकाल। तो इसमें जो ये टेन थीटा, ये थीटा हो गया, तो भाई जो टेन थीटा होगा ना वो पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है एस, परपेंडिकुलर कितना है भाई एस, तो एस बाई टी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भाई कि अगर आपको निकालना है, अगर मैंने बोला भाई डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, अगर मैंने बोला भाई डी एस बाई डी टी, इसका मतलब है कि भाई एस और टी के ग्राफ में, एस और टी के ग्राफ में जहाँ पर एस आपका वाई एक्सिस पे है, टी आपका एक्स एक्सिस पर है, एस और टी के ग्राफ में जो इनका स्लोप है वही आपका वेलोसिटी का आंसर होता है, वही आपका वेलोसिटी होता है। तो ग्राफ में कोई आपसे पूछे एस टी का ग्राफ देकर, तो आप बोलोगे भाई एस टी का ग्राफ ही आपका वेलोसिटी देता है। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। अगला होता है भाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इसके भी दो तरीके हैं, या तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल करके आपका चेंज आ सकता है, और टाइम भी आपका फाइनल माइनस इनिशियल करके आपका चेंज इन टाइम भी आ सकता है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसे भी निकालने दो तरीके हैं, या तो चेंज के लिए आप यूज़ कर लो डेल्टा, या चेंज के लिए यूज़ कर लो डिफरेंशिएशन डी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। या यूज करो डी वी बाई डी टी। अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछूंगा कितनी एक्सेलरेशन, तो यू विल से डी वी बाई डी टी। जनरली पूछूंगा तो बोलोगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और मैंने क्या बोला था अभी कि अगर मैं v बाई टी कर रहा हूँ, s बाई टी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि v और t के ग्राफ में आपकी एक्सेलरेशन दिख रही है, v और t की स्लोप आपकी एक्सेलरेशन देगी। ये है छोटा, तो v और t की ग्राफ आपको क्या देगी भाई, v और t की ग्राफ आपको देगी स्लोप, और जो स्लोप वो दे रही होगी ना वो ही आपकी एक्सेलरेशन होगी। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देगी। नॉर्मली पूछेगा तो आप डाल दोगे, लेकिन अगर उसने ग्राफ से पूछा तो आप ग्राफ पे देखोगे भाई क्या ये वी टी का ग्राफ है, क्या वी ऐसे है, टी ऐसे है, और क्या इसकी स्लोप आपको दिखाई दे रही है, क्या ये जो स्लोप है ये आपकी एक्सेलरेशन है। हाँ जी भाई, ये खत्म, सिंपल सी बात है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। सिंस वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिट होती है, शुरुआत में बताया था। तो यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और डायमेंशन निकाली थी मैंने, आप भी निकाल सकते हो ऐसे। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कोई भी चीज वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्टेंस आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप एक्सेलरेट कर रहे हो भाई, हो सकता है कोई भी चीज़ एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, उसमें कोई चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रहा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। अगर वो वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर वेलोसिटी घट रही है तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी के ब्रेक मारे तो गाड़ी के ब्रेक मारोगे तो वेलोसिटी कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगी। जैसे वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होने का क्या मतलब है, जैसे आपने ब्रेक मारे तो आपने एक्सेलरेशन को डाउन कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में ब्रेक की कंडीशन हो सकती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। जब भी आप किसी की, जब भी आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी ना,
तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो उसे बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। और ब्रेक जब भी आप मार रहे होगे तो वो एग्जांपल है नेगेटिव एक्सेलरेशन का। और कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यूनिफॉर्मली चल रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। ये सारे मतलब है जो मैं बता दिया आपको। कहाँ चला गया भाई मैं, रुक जाए एक मिनट यार, कहाँ जा लिया मैं, अरे कहाँ जा लिया, हाँ यार। अगला आपके पास यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इट इज द कवर द इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन द इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। जब आप इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में पूरा करते हो उसे बोलता है यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल आपको, सिंपल लेमन और डेफिनेशन में आपको बताओ सिंपली, वो मतलब होता है जब आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी होती है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में लगने वाली कुछ इक्वेशन आप सभी के सामने ये रही। तीन इक्वेशन आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन आपकी यूनिफॉर्म मोशन में लगती है। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, सॉरी, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तब आपकी ये इक्वेशन लगने वाली है। कैसे लगाओगे भाई? आप ऐसे लगाओगे भाई। इसमें क्या होता है? इसमें होता है भाई v, अगर पहले इक्वेशन की बात करें, पहले आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपकी पहली इक्वेशन है। बताऊंगा क्या किस में क्या मतलब है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v क्या है इसमें? v इसमें फाइनल वेलोसिटी। u क्या है इसमें? u इसमें इनिशियल वेलोसिटी। a है क्या? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं है बेटे, डिस्प्लेसमेंट है। कुछ बातें आपको बताऊं। कोई बॉडी अगर रेस्ट से शुरू करेगी तो आप आंख बंद करके उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर देना। कोई बॉडी अगर फाइनली रुक रही होगी, चलने फिरने का फाइनली स्टॉप हो रही है, ब्रेक लग रहे हैं, तब उसकी वेलोसिटी आप फाइनल जीरो कर देना। किसी की नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर आपको दिख रही है, भाई इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, वो क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको दिख जाएगा। तो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको दिख रही है तो एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव ही लेनी है। और किसी भी यूनिट को अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, सिंस छोटी यूनिट में करना है, तो आपको 5/18 से 5/18 से गुणा कर देनी है। और सिंस छोटी यूनिट में कर रहे हो तो ऊपर छोटा वाली आनी चाहिए, यानी 5 ऊपर आना चाहिए, तो आप छोटी यूनिट में आराम से कर पाओगे। ठीक है भाइयों, चलो ये सारी इक्वेशन है। इसके बेस पर सवाल आता है, न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल देखो छोटी सी बात है, प्रैक्टिस का आपका पूरा खेल होना चाहिए। मैं थ्योरी आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आप सारी करो। और इतने कोई हैवी हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते। एक दो वो तो बिल्डिंग से फेंकने वाली बॉल होती है ना, जब ऊपर से चीज़ों को फेंकते हो, उस पर सवाल आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस इज योर्स ब्रो, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड यू द कंटेंट। ठीक है, अब ग्राफ की बातें करते हैं। देखो मैंने ग्राफ कुछ बातें आपको पहले बताई ग्राफ के बारे में, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ कि ग्राफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। और इस ग्राफ में ना छोटी सी बात आपको समझना है, वो ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई देखो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब स्लोप। एस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बोलते हैं आपको वेलोसिटी। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या रहता है? आपको एक्सेलरेशन। पहले आपको बता दिया मैंने आपको, अब सुनो। अब जब भी आप ये ग्राफ देख रहे हो ना दोस्तों, इन ग्राफ में आपको इन ग्राफ से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि ग्राफ बोल क्या रहा है। सबसे पहला ग्राफ देखो, सबसे पहला ग्राफ क्या बोल रहा है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का आपको ग्राफ दिया हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट है और टाइम बढ़ रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कांस्टेंट है, एक ही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है और टाइम बढ़ रहा है तो भाई इसका मतलब ये है कि वो चीज़ रेस्ट पर है। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखो, इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है एक टाइम के बाद और टाइम भी बढ़ रहा है। तो मतलब ये है कि इस टाइम में पहले तो वो चीज़ रेस्ट पर थी, थोड़ा देर तक रेस्ट पर रही, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो चीज़ चलनी शुरू हो गई, उसमें स्पीड आने शुरू हो गई, उसके बाद वो चलती रही कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। तो इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बिकॉज एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? ये स्लोप भी तो आपको दिखाई दे रहा है, टेन थीटा। ये टेन थीटा हो गया ना, टेन थीटा। तो एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी। तो इसमें अगर ये आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये ग्राफ दिखा रहा है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपके पास तीसरा ग्राफ है ये रहा।
ये एस है, एस था यहाँ पर और यहाँ पर टी था, ठीक है। अगर इस एस टी में ग्राफ में इस तरीके से कोई चीज़ जा रही है, इस तरीके से कोई ग्राफ ऊपर उठ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब रहा बोलो? इसका मतलब रहा भाई, पहली बात तो एस टी ग्राफ की पहले आप स्लोप निकालो। स्लोप अगर आप देखोगे तो ये रही स्लोप ए, ये रही स्लोप, उसके बाद ये हो गए स्लोप, तो आपको दिखाई दे रहा है भाई स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है। तो अगर एस टी ग्राफ की स्लोप क्या रहती है भाई आपकी? वेलो, भाई रुक जा मोटी कर इसे। एस टी ग्राफ की स्लोप क्या रहती है भाई आपकी? वेलोसिटी रहती है। तो अगर ये स्लोप चेंज हो रही है, स्लोप पॉजिटिवली बढ़ रही है, स्लोप मतलब एंगल बढ़ रहा है, मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? वेलोसिटी भी आपकी बढ़ रही है। और अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेट हो रही है तभी तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी। गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाओगे तभी तो वेलोसिटी बढ़ाओगे चाचा, ठीक है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि भाई आपकी कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपकी है। दूसरा, आप सभी के सामने वेलोसिटी टाइम का आपको ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें आप ध्यान से देखोगे वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन टाइम बढ़ रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन टाइम बढ़ रहा है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी दिखा रही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है। ग्राफ अगला वीटी ग्राफ है। पहले बोलो, बताओ वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन देता है आपको। अब मुझे बताओ, क्या इसमें स्लोप कांस्टेंट है? स्लोप मतलब क्या? एंगल कांस्टेंट है क्या? मतलब टेन थीटा कांस्टेंट है, ये रहा एंगल थीटा, तो कांस्टेंट है भाई। तो अगर इसमें स्लोप कांस्टेंट है, टेन थीटा कांस्टेंट है, मतलब क्या है भाई इसका? मतलब वी टी ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देती है, मतलब डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। और अगर डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन, डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन ना, तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर। अगला आप सभी के सामने है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में ये रहा वी, ये रहा टी, ये आपके सामने ग्राफ हो गया। इस ग्राफ में क्या वीटी ग्राफ की स्लोप क्या कहते हैं आपको? एक्सेलरेशन। क्या आपकी ये स्लोप कांस्टेंट है? क्या ये टेन थीटा कांस्टेंट है? हाँ भाई कांस्टेंट है, तो टेन थीटा कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वी टी ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है, पहले यहाँ होगी फिर यहाँ होगी। स्लोप बढ़ रही है तो क्या? एंगल बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रही है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर स्लोप घट रही है, अच्छा यहाँ तो अलग होगा खेल। यहाँ दो ग्राफ, यहाँ है ए टी ग्राफ है, यहाँ पर ए टी ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे अंकल, ए टी ग्राफ में आपको क्या दिखाई देगा भाई? एक्सेलरेशन घट रही है टाइम के साथ, ये तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना भाई। एक्सेलरेशन भी घट रहा है, टाइम भी घट रहा है, तो टाइम बढ़ रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ घट रही है उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है। और अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रही है उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे टाइम के साथ 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 घट रही होती है, और कैसे आपकी वीटी ग्राफ की स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देती है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगी। तो ये सारे आपके ग्राफ है भाई, समझो गहरे तरीके से। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर है, सारे ग्राफ। थोड़ा सा टाइम लो, हर एक ग्राफ पे रुको, जहाँ वो लाइन जा रही है, जहाँ स्लोप जा रही है, जितने स्लोप बढ़ रही है घट रही है कांस्टेंट है, उसके हिसाब से एक्शन लो। बाकी दिमाग आपका यूज़ आपको खुद करना पड़ेगा। अगला सवाल आपके, अभी कुछ सवाल है आपके लिए, ये सवाल है, ये मैं अब खुद कराऊंगा आपको, सुनना भी। सवाल ना क्यों करा रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट रुको। अपोजिट डायरेक्शंस के बाद ये, ठीक है, ओके, बाद में देखूँ फिर, चलो। तो सबसे पहले ये सवाल देखो भाई सारे भाई, इस सवाल में क्या है? इस सवाल में जो है वो बहुत गहरा है। इस सवाल में आपको दिया हुआ है एस, एक काम करूँगा यार भाई, ये जो है ना, अब तक मैंने जो पढ़ा दिया, ठीक है, कितने 38 मिनट हो गई क्लास को। मेरे हिसाब से आगे और टॉपिक मैं आगे पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ना एक सीरीज़ में पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आगे और टॉपिक आगे पढ़ाऊँगा तो आपको बढ़िया क्लियर होगा। और सिंस मैंने बहुत सारे ऐसे लेक्चर ले लिए यार, मेरे गला दुख गया, थक गया मैं। तो आप जितना मैंने पढ़ा है उतना आप समझो, याद करो भाई, क्लियर है। यहाँ से मैं कल कंटिन्यू कर लूँगा, अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लूँगा यहाँ से। ग्राफ, आप ग्राफ पढ़ गए ना, ग्राफ सारा इंपॉर्टेंट है भाई। ग्राफ ये सारे वही ग्राफ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्राफ में कैसे कैसे चीज़ें रही आप एक बार पढ़ लो, दिक्कत हो तो पूछ लो। उसके बाद यहाँ से ना मैं यहाँ से कल कंटिन्यू कर लूँगा भाई, ठीक है। तो यार थैंक यू भाई। और कैसा कुछ रहा ख्याल बता दो, बढ़िया लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो वो भी बता दो, इंप्रूवमेंट करेंगे यार, जैसे भी हमारे हिसाब किताब है, ठीक है भाई। ख्याल रखो सारे भाई अपना, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।